हेलो बच्चों, आज हम अपना सैलरी चैप्टर का जैसा आपको दिख रहा होगा रेस्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और ये लास्ट क्लास होगी सैलरी चैप्टर की। और आज के बाद ये सबसे बड़ा चैप्टर सैलरी चैप्टर काफ़ी लेंथी था। टोटल अगर आप देखेंगे तो 14-15 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है, तो ये आज समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुक में भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी हुई हैं। जो भी लिखा हुआ है एक दो लाइनों में कॉन्सेप्ट ख़त्म है, तो मैं अलग से आपको नहीं लिखवाऊंगा, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। तो फटाफट आप बुक को खोल लीजिए और पेज नंबर 213 पर निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 213 पर और पैरा नंबर है 27। पैरा नंबर क्या है? 27। पैरा नंबर है 27। मिसलेनियस टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, उसमें से कुछ टॉपिक तो हम पहले भी कर चुके होंगे। 2-3 टॉपिक ऐसे आएंगे बीच में कि जो लॉजिकली हम पहले भी उनका डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ नए टॉपिक हैं और बहुत सिंपल से टॉपिक हैं। तो निकाल लिया आप लोगों ने सबने पेज नंबर 213। पेज नंबर 213 में इलस्ट्रेशन 25 आपको दिख रहा होगा। उससे ऊपर एक टॉपिक है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट। देखिए, जैसा कि अब आप समझते होंगे कि सैलरी जो है वो कंपोजिशन है बहुत सारी चीज़ों का। कंपोजिशन यानी कि मिक्सचर है, उसमें बेसिक सैलरी भी आती है, उसमें डीएनएस अलाउंस भी आता है और डिफरेंट टाइप के और भी अलाउंसेज आते हैं। इसके अलावा जो परक्यूरेट वैल्यू है वो भी सैलरी में जुड़ता है। अब परक्यूरेट भी दो तरह के होते हैं, एक मॉनेटरी परक्यूरेट, एक नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट। मॉनेटरी यानी कि जो आपको कैश में मिलता है, नॉन मॉनेटरी यानी कि जो इन काइंड में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एम्प्लॉयर ये सुविधा देता है कि आप अगर कभी भी बीमार होंगे तो इलाज की जो सुविधा है एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में है आपको, तो इसमें आपको कैश नहीं मिला। या आप कहीं पर भी ट्रांसफर किए जाओगे तो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन की सुविधा दी जाएगी, तो इसमें आपको कहीं भी कैश नहीं मिला। तो ये कराए जाते हैं आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट। अब जैसा कि हम समझते हैं कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी। तो अगर इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई है, यानी कि एम्प्लॉई का जो टैक्स बैठता है, इनकम टैक्स जो बैठता है, अगर वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर उसे दे रहा है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। लेकिन एक एग्जेम्पशन है इसमें, अगर एम्प्लॉयर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सैलरी में जोड़ना है। लेकिन अगर लिखा हुआ है इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर ने पूरा टैक्स नहीं दिया है एम्प्लॉय की सैलरी पर, एम्प्लॉय की सैलरी में जो जो नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट थे उसके ऊपर जितना प्रोपोर्शनेट टैक्स बैठा है केवल एम्प्लॉयर ने उतना ही जमा किया है, तो ये एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सेक्शन 10(10)(c) में एग्जेम्प्टेड है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो हेडिंग से ही पता लग जाएगा। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पूरा इनकम टैक्स नहीं, केवल नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट के ऊपर जितना इनकम टैक्स बैठता है, अगर वो पेमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो जनरली एनी टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर है, बिना कुछ सोचे समझे आपको सैलरी में जोड़ना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर गिवन है कि केवल नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट के ऊपर टैक्स जमा है, तो वो आपको सैलरी में जोड़ना है, वो एग्जेम्प्ट करना है, सॉरी, एंड इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। But if the employer has paid income tax on the percurate value of non-monetary percurate that have been provided to the employee, then such an amount of tax shall not be included in salary of employee as is exempt under section 10(10)(c). exempt। आप सेक्शन नंबर नहीं भी याद कीजिए, बस कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लीजिएगा। पूरी इनकम टैक्स में थ्योरी बहुत ज्यादा है। इलस्ट्रेशन 55 देखिएगा। J is working with ABC Limited and getting salary of 40,000 per month, ये पूरी टैक्सेबल होगी, and a rent free accommodation in दिल्ली। तो दिल्ली की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो इस जो सैलरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस बेसिक सैलरी के अलावा कुछ नहीं है, तो बेसिक सैलरी का ही 15% टैक्स लग जाएगा, RFA की कैलकुलेशन आ जाएगी। His employer has
कमिटेड टू पे इनकम टैक्स ऑन परक्यूर्ड वैल्यू ऑफ आरएफए। अब जो सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉयर को आरएफए की वैल्यू पर टैक्स जमा कराना है, यानी कि नॉन मॉनेटरी वैल्यू परक्यूर्ड पर टैक्स जमा कराना है। कैलकुलेटेड टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो कुछ भी मिल रहा है एम्प्लॉय से एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, तो बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होगी 40,000 इंटू 12। वैल्यू ऑफ आरएफए, क्योंकि पूरी सैलरी में बेसिक सैलरी के अलावा कुछ नहीं है, तो 4,80,000 का 15% 72,000 टैक्सेबल हो गया। इसके अलावा एम्प्लॉयर इनकम टैक्स जमा करा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स कौन सी वैल्यू पर जमा करा रहा है? नॉन मॉनेटरी परक्यूर्ड पर। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में पॉइंट आएगा, तो एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि 10(10)(c) में एग्जेम्प्टेड है। तो जो इनकम टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ आरएफए है, ये क्या हो गया? नील। अब ये जरूर बता देता हूं, ऑल्दो पूछा नहीं है इन्होंने पेपर में, आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि 1924 कैसा है, 1924 कहां से आया, लेकिन नॉलेज चेक के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूर नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछ लें। इनकम टैक्स निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर आप देखें तो इसकी सैलरी कितनी बैठी, 4,80,000 प्लस 72,000, तो 4,80,000 प्लस 72,000 आपका टोटल सैलरी कितनी बैठी? उसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद आपकी जो सैलरी आती है 5,02,000 आती है। क्लियर हो गई बात? ये अब 5,02,000 रुपए पर आप नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए। जब तक कुछ नहीं कहा तो आपको 2.5 लाख एग्जाम करने हैं। वैसे आपको पता है कि 3 लाख भी एग्जामेशन होती है अगर 60 ईयर से ऊपर हो, सीनियर सिटीजन हो, और वेरी सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख भी एग्जाम्प्टेड होते हैं। लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया था आपको शुरुआत में कि जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहेगा आपको 2.5 लाख रुपए पे जाना है। तो 2,50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगले 2,50,000 पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 12,500। और 2,000 रुपए जो 5 लाख रुपए से ऊपर है उस पर लगेगा 20% टैक्स। तो 12,500 प्लस 2,000 पर 20% 400 रुपए, तो 12,900 ऐसे आ गया ये। इसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 516, तो टोटल टैक्स बैठा 13,416। तो आपको प्रोपोर्शनल टैक्स निकालना है। जैसे प्रोपोर्शनल टैक्स क्या निकालेंगे? 13,416 जो टैक्स बैठा वो आपकी कितनी इनकम पर बैठा, ठीक है ना? उसमें से आप रेंट फ्री एकोमोडेशन इनकम देख लीजिए, तो प्रोपोर्शनल टैक्स निकल जाएगा आपका 1924, यानी कि आपकी 13,416 जो टैक्स बैठा है वो आपकी टोटल कितनी सैलरी पे बैठा है, डिवाइड बाय उससे कीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू देखिएगा, तो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स निकल जाएगा 1924, जो कि एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जब आप इसका टैक्स निकालेंगे 502 इतना टैक्स निकल गया टोटल टैक्स, तो 1924, क्योंकि चाहे एम्प्लॉय ने दिया हो चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास टैक्स तो पहुंच ही गया। तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अब 13,416 पूरा एम्प्लॉय से लेगी। 13,416 में से एम्प्लॉय के बिहाफ पर जो एम्प्लॉय ने जमा करा दिया, जो कि 1924 एग्जेम्प्ट था इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, वो घटेगा, और जो टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी अब करंट में, तो 11,490, ये राउंड ऑफ 10 में किया हुआ है, ये भी मैंने बताया हुआ है। वैसे तो 11,492 बैठेगा, लेकिन राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 में करना है आपको, तो वो इस तरह से उन्होंने किया हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के बदले में कुछ भी मिलना। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तमाम तरह की। हो सकता है किसी को गलत तरीके से एम्प्लॉयर ने निकाल दिया हो तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा, तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आता है कि सैलरी के बदले में एक मोटा सा कंपनसेशन आपको दे दिया। या इसके अलावा आपका हो सकता है कि किसी पिछड़े हुए एरिया में ट्रांसफर आपका कर दिया गया हो और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए एक लमसम अमाउंट दे दिया। आप नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया आपको कह दिया 5 साल आपको साउथ इंडिया में ही नौकरी करनी है, आप नहीं जाना चाहते, अब लालच दिया गया कि चलो लमसम 5 लाख रुपए और दे रहे हैं आपको, तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। इसके अलावा हो सकता है आप किसी सीक्रेट, आप कोई एक बड़े पद पर हैं किसी कंपनी में, कोको कोला कंपनी में, आपको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है कोको कोला बनाने का, तो आपको जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट तो होगा नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट पर आपका 60 साल के बाद,
तो ये कह दिया गया आप 10 साल तक पेप्सी ज्वाइन नहीं करेंगे। अब 10 साल तक क्योंकि आपको खाली रहना है, आपको कंप्यूटर के यहाँ ज्वाइन नहीं करना, तो इसे पूरा करने के लिए आपको एक कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ये भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होता है। तो जितना भी अभी हमने चीजें पढ़ी उसके अलावा जितने भी चीजें बच जाती हैं, अगर कुछ भी मिलता है अमाउंट, वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। इन ल्यू ऑफ का मतलब है बदले में। डेफिनेशन क्या है, कभी कभी डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाती है, तो इसे आप क्रैमिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी गिवन अंडर सेक्शन 17(3). Profit in lieu of salary include the amount of compensation received by the employee in connection with the termination of employment, with the modification of the terms and condition of the employment। या तो आपको एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट किया गया, या जो शर्तें शुरुआत में तय हुई थी अब कुछ शर्तें ऐसी हैं जो आपके खिलाफ जा रही हैं, तो आपको खुश करने के लिए कि आप खिलाफत ना करें एम्प्लॉयर की, तो एक लमसम अमाउंट आपको थमा दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, any payment due or received by the employee from his employer under key man insurance policy including any bonus on such policy। तो ये भी क्या है आपका, ये भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। इसे मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है ये 3 जगह जाके टैक्सेबल हो सकती है। ये कहीं पर भी टैक्सेबल हो सकती है, सैलरी में हो सकती है, ये पीजीबीपी में हो सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, और ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है। तो ये पहचानना पड़ता है कि जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा वो किस जगह टैक्सेबल है और उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है। थर्ड पॉइंट जो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आता है, एनी सम ड्यू और रिसीव्ड वेदर इन लमसम और अदरवाइज बाय एनी पर्सन वेदर बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो भी सम ड्यू है, रिसीव है, लमसम या अदरवाइज, चाहे ज्वाइनिंग से पहले चाहे नौकरी छोड़ने के बाद किसी वजह से अगर मिलता है तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। तो जहां तक थ्योरी का सवाल है तो एक आधी चीज है जो थ्योरी में लिखने के लिए आ सकती हैं, जिसमें से एक ये डेफिनेशन है, अदरवाइज तो सब न्यूमेरिकल में यूज होने वाली थ्योरी है। चांसेस कम है कि वो पेपर में आए, और अगर आ भी जाते हैं तो जो मैंने थ्योरी लिखाई है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 56 पर अब आते हैं हम लोग। इसमें प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के डिफरेंट मोड बताए गए हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मजबूत होगी और आप समझ पाएंगे कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी किस तरह से काम करता है। जे इज ए मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ पेप्सी इंडिया लिमिटेड एंड रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन 31 मार्च 20। जे जो है मार्केटिंग डायरेक्टर है, सारा ऐसे पेप्सी इंडिया लिमिटेड की सारे लूपहोल पता होंगे। अपार्ट फ्रॉम द अदर पेमेंट कंपनी गिव्स हिम 25 लाख अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट दैट जे विल नॉट ज्वाइन कोका कोला लिमिटेड। जो रिटायरमेंट के समय और पेमेंट मिलने होंगे वो तो मिले ही हैं, इसके अलावा 25 लाख और मिले। क्यों मिले कि आप उसके कंपटीटर को ज्वाइन नहीं करोगे, कोका कोला लिमिटेड को, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। दिस इज 25 लाख रिसीव्ड बाय जे। ये टैक्सेबल होगा जे के हाथ में जिस साल मिलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। जहां तक न्यूमेरिकल की बात है, अगर आपको थ्योरी नहीं भी आती है तो मैंने बता ही रखा है आपको, एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फुली टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। अब कोई इनका वैल्यूएशन रूल भी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेबल करना है। दूसरा उदाहरण पढ़ लेते हैं। मिस्टर जे ज्वाइन द सर्विस ऑफ एबीसी लिमिटेड। अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी कंपनी गिव्स हिम 25 लाख अंडर द एग्रीमेंट दैट ही विल नॉट लीव द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए आपको बांध लिया कि 5 साल तक आप कहीं नहीं जाएंगे, तो आपके थोड़ा फ्रीडम में कंट्रोल करने की कोशिश करी है कंपनी ने, तो उस कंट्रोल की एवज में उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा, और 25 लाख आपको आप दिए जाते हैं। तो ये भी क्या है, बिफोर ज्वाइनिंग आपको दे दिएगा। जो लास्ट वाला पार्ट था बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर द सेसेशन, तो ये भी क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और टैक्सेबल होगा। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। J is an employee of XYZ Limited and is head of North India Division. Company appointed him as a head of North India for 10 years. However, after 4 years, he was transferred to South India and company paid him cash of 3 lakh as a compensation. This 3 lakh will be known as profit in lieu of salary and will be taxable under that salary. Fourth point, ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर है। तो पहले मैं आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने का कष्ट करता हूं। देखिए, कोई पर्सन है
अमिताभ बच्चन, AB जो एग्जाम्पल है वो भी अमिताभ बच्चन का ही है। अब किसी कंपनी में वो सर्विस करते हैं, किसी कंपनी में वो सर्विस करते हैं और ये एक की मैन है। की मैन कहा जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि जिनके बिना कंपनी चला पाना थोड़ा सा मुश्किल है। रिलायंस लिमिटेड ही लिख लेते हैं, आर लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। ये रिलायंस कंपनी लिमिटेड में क्या है? एम्प्लाई हैं। ये क्या है? एम्प्लाई हैं रिलायंस लिमिटेड में। अब क्या है, ये कीमैन है, पता है कि अगर ये कभी भी इनकी डेथ हो जाती है तो कंपनी का चला पाना बड़ा मुश्किल है, एकदम हैवी लॉस होंगे। तो कंपनी ने इनके नाम के ऊपर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, LIP ले ली। LIP वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, खुद अपने आप ही व्यक्ति लेता है अपनी लाइफ पर कि अगर उसे कुछ हो जाता है समय से पहले तो उसके भी बच्चों को, उसके लीगल हेयर को कुछ पैसा मिल जाए। आदमी की क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम मॉनेटरी टर्म में नुकसान ना हो, तो इसे कहा जाता है कि मतलब LIP बोला जाता है। अब कंपनी ने ली है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के भी इंश्योरेंस होते हैं कि कंपनी ले सकती है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो कंपनी भी ले सकती है। अब कंपनी क्यों ले रही है? क्योंकि अगर अचानक इनकी डेथ हो जाती है तो कंपनी को भी हैवी लॉस सफर करने पड़ेंगे। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, कीमैन लिख लीजिएगा मेरे साथ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC की तरह ही है, विच इज टेकन। नॉर्मल LIC एक आदमी अपने आप ही प्रीमियम भरता है, अपनी लाइफ पे लेता है, लेकिन यहां पे क्या है, विच इज टेकन बाय वन पर्सन, यानी कि यहां पर मेरे केस में रिलायंस लिमिटेड ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, जो कि मेरे में हैं AB अमिताभ बच्चन, हु इज, या तो वो है यानी कि अमिताभ बच्चन, हु अमिताभ बच्चन के लिए यूज किया गया, हु इज और वाज द, या तो है या था, वाज द एम्प्लाई ऑफ फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन, यानी कि रिलायंस लिमिटेड का वो या तो एम्प्लॉय है या था। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की लाइफ पर कोई LIC लेता है तो उसे कहा जाता है कीमैन, और वो कीमैन होगा, उसी की लाइफ पर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक एम्प्लॉय की लाइफ पर ले लिया जाता है। सपोज कीजिए ड्यूरिंग द सर्विस अमिताभ बच्चन को कुछ हो जाता है तो जो नुकसान होंगे उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो नुकसान रिलायंस लिमिटेड को होंगे वो उसकी भरपाई रिलायंस लिमिटेड को कर दी जाती है। अब क्योंकि एक एम्प्लॉयर एक बिजनेसमैन है, LIC जब भरेगा अमिताभ बच्चन की इंश्योरेंस पॉलिसी पर, तो जब हम PGBP पढ़ेंगे उसके लिए खर्चा है जो कि अलाउड होना चाहिए, ठीक है ना। एक बिजनेस को करते हुए एक जरूरी खर्चा है, वो इनकम निकालते हुए अलाउड होगा। लेकिन जब ये पैसा मिलेगा कंपनी को तो ये PGBP में टैक्सेबल भी होगा। समझ आ गई है? तो अगर कंपनी को मिल रहा है तो टैक्सेबल PGBP में होगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि LIC जो है एक एश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी डेट आएगी इसकी, मैच्योरिटी डेट पर तब पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन को नौकरी के दौरान कुछ ना हुआ हो, रिटायरमेंट का समय आ गया हो, अब कंपनी ने भी अपने इंतजाम कर लिए होंगे, क्योंकि अचानक डेथ होती है तो कंपनी को झटका लगेगा। लेकिन आपको पता है कि एक एम्प्लॉय जो कीमैन है वो जाने वाला है, तो उसका सब्स्टिट्यूट तलाश कर लिया गया होगा और झटके से बचाने की पूरी तैयारी कर ली गई होगी। अब अमिताभ बच्चन क्योंकि कीमैन नहीं रहा, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने गिफ्ट के रूप में कह दिया कि अब जब ये पैसा मिलेगा तो अमिताभ बच्चन जी आप खुद ही रख लीजिएगा। अब हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि अचानक डेथ होने से क्या नुकसान होगा।
अब क्योंकि वो कीमैन रहा नहीं, जो आदमी रिटायर्ड है, तो अब बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा भी नहीं, तो अमिताभ बच्चन को कह दिया कि आप रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर अमिताभ बच्चन को मिलता है वो पैसा, एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो अंडर दैट सैलरी में टैक्सेबल होगा, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तीसरी चीज अदर सोर्सेज, हो सकता है कि कंपनी से रिटायरमेंट के बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले, माने जब अमिताभ बच्चन 67 साल के होने वाले थे तब इनकी मैच्योरिटी आती, और 60 साल में रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, तो 7 साल और है मैच्योरिटी आने में, लेकिन 67 साल का पड़ाव पार करने से पहले ही 64वें साल में उनकी डेथ हो जाती है, तो LIC का पैसा मिलेगा डेथ के बाद, लेकिन वो किसे मिलेगा? उनके बच्चों को, वाइफ को, अभिषेक बच्चन को या जया भादुड़ी को मिलेगा। तो क्योंकि वो पैसा उनके लीगल हेयर को मिला, तो अगर लीगल हेयर को पैसा मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल तो होगा ये पैसा, ठीक है, चाहे वो सैलरी में हो, अगर एम्प्लॉय को खुद मिला है तो वो सैलरी में होगा, अगर एम्प्लॉयर को मिला है तो वो PGBP में टैक्सेबल होगा, और अगर वो पैसा लीगल हेयर को मिला है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो फोर्थ एग्जाम्पल में इसी तरह का कुछ दे रखा है, केवल आपको प्रॉफिट इन लियो समझाने के लिए, बाकी टैक्सेबल कहाँ होगा वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जहां से भी इनकम आएगी तो पेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम TDS का चैप्टर पढ़ेंगे भी लास्ट में जब टैक्स खत्म होने वाला होगा, कि किन किन इनकम पर TDS काटना जरूरी है और गवर्नमेंट के पास जमा कराना जरूरी है। तो सर्टेन प्रैक्टिसेज हैं, सर्टेन इनकम हैं जिन पर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि पेयर पे को देते वक्त सारा पैसा नहीं देगा बल्कि वो TDS काटेगा, तो उसमें सैलरी भी एक इनकम है। अब पेमेंट तो आपसे भी मुझे मिलता है, तो मैंने जो फीस बताई है, तो क्या आप मेरा TDS काटते हैं कि सर आपको इस फीस पर टैक्स देना है? तो हम गवर्नमेंट का टैक्स काट के, हमें ड्यूटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो हम टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा करा देते हैं? नहीं कराते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोविजन नहीं है। तो किन किन चीज़ों पर प्रोविजन है वो आप चैप्टर है पूरा पूरा वो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सैलरी पर आ रहा है तो आप याद कर लीजिए, वहाँ पर भी याद करना है कि TDS सैलरी पर कटता है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो पूरी सैलरी एम्प्लॉय को नहीं देगा, एम्प्लॉय की सैलरी पर जितना टैक्स बैठ रहा है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। से सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय की 10 लाख की सैलरी है और 1 लाख टैक्स बैठ रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? 9 लाख रुपए ही एम्प्लॉय को देगा, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी कितनी मानी जाएगी? 9 लाख या 10 लाख? वो 10 लाख रुपए ही मानी जाएगी। समझ आ गई बात आपके? वो 9 लाख रुपए नहीं मानी जाएगी, वो पूरी 10 लाख रुपए ही मानी जाएगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मिले तो 9 लाख रुपए हैं और टैक्स वो 10 लाख रुपए पर देगा। देखिए, 10 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट होके आएगा, कैलकुलेट होने के बाद ये देखा जाएगा 1 लाख रुपए उसको ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, तो 1 लाख रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। बैलेंस अगर कुछ बैठता होगा तो वो उसे देना पड़ेगा, जैसा भी हमने नॉन मॉनेटरी परक्यूरेट में किया था कि एम्प्लॉय ने अगर टैक्स जमा करा रखा है तो जब एम्प्लॉय की लायबिलिटी निकाली जाएगी टैक्स लायबिलिटी की, तो उसमें से माइनस होगा। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप सैलरी 9 लाख रुपए रखें, सैलरी तो 10 लाख है, उसकी जो टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया वो भी तो आपकी इनकम थी, ठीक है, लेकिन उसकी जो डिडक्शन है जब टैक्स पेबल आएगा तो वहां से मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एज पर सेक्शन 192 एवरी एम्प्लॉयर हैज टू डू TDS ऑन द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय इफ द पेमेंट ऑफ द सैलरी इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट and hand over only the net salary which is after TDS to the employee. While calculating taxable income of employee, salary before TDS had to be taken and not the net salary after TDS. Illustration 57. J earns taxable salary of 7,50,000 per annum for working with ABC Limited. Company pays him net salary 6,85,000 after deducting TDS 65,000. तो जो उसकी सैलरी मानी जाएगी 6,85,000 प्लस 65 तो मानी जाएगी 7,50,000। इसके ऊपर टैक्स निकलेगा और टैक्स निकलने के बाद उससे उतना टैक्स देना नहीं है, उसमें से 65,000 माइनस कर दिए जाएंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो देना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्स फ्री सैलरी। देखिए, टैक्स फ्री नाम से पता लग रहा है कोई एम्प्लॉयर आपको ये कह रहा है कि जो मैं सैलरी दूंगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना।
एम्प्लॉयर कौन होता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये कह दिया कि आपको टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट ही एग्जेम्प्ट कर सकती है टैक्स को, एम्प्लॉयर के पास कोई पावर नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट कर सके। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना होता है कि जो सैलरी पर टैक्स बैठेगा वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा करा देगा। तो अगर उसने जमा कराया, तो जैसे मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि इनकम टैक्स अगर पेड किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो भी आपकी सैलरी इनकम में जुड़ जाएगा। केवल जो नॉन मॉनेटरी परक्यूटेड पर है वो ऐड नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल इनकम टैक्स होगा वो सारा का सारा ऐड होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, समटाइम्स एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन द सैलरी इनकम ऑफ हिज एम्प्लॉय। In such a case, the amount of tax paid by the employer shall be added in the salary of the employee while calculating the taxable income of employee. Illustration 58. J getting 7,50,000 per annum for working with ABC Limited. Company paid income tax of J 65,000. Now in this case, while calculating the taxable income of J, we shall consider salary income 8,15,000 and not 7,50,000. इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडवांस सैलरी। ये पहली क्लास में ही मैंने क्लियर कर दिया था कि सैलरी विल बिकम टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर। या तो ड्यू पहले हो जाए तो ड्यू बेस पर टैक्सेबल होगी, तो बाद में अगर रिसीव होगी तो तब टैक्सेबल नहीं होगी वो। और अगर एडवांस सैलरी ले ली ड्यू होने से पहले तो वो सैलरी एडवांस बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन जब वो ड्यू होगी तब दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये इलेक्शन 59 आराम से कर सकते हैं आप। एक है एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, इस एडवांस का मतलब है यहाँ पर लोन, यानी कि सैलरी को गिरवी रखवा के आपने लोन लिया है। अ लोन इज नॉट एन इनकम। तो एडवांस सैलरी के नाम है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया है कि सैलरी में से धीरे धीरे कटता रहेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो कटने के बाद सैलरी मिलेगी तो सैलरी पूरी टैक्सेबल होगी। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, आपने कुछ उधार ले रखा है और ये कहा गया है कि 10-10 रुपये हर महीने कटते रहेंगे, यानी कि आपको जो कैश में मिलेगा 40 मिलेगा। तो हम उस समय पूरे 50,000 रुपये पर मंथ ही टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि वो तो आपका लोन कट रहा है जो कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आप उसे खर्च कर चुके हैं पहले। इलेक्ट्रिशियन पर आ जाते हैं सीधे। J is working with ABC Limited getting 20,000 per month as salary. He received the bonus of 5,000 in October. तो 20,000 पर मंथ ये टैक्सेबल होंगे। इसके अलावा 5,000 रुपये बोनस मिला, ये टैक्सेबल होगा। 20,000 इंटू 12 बोनस 5,000 रुपये टैक्सेबल होगा। वेरियस अलाउंसेज है 5,000 रुपये पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 ये टैक्सेबल होंगे। इन द मंथ ऑफ मार्च 20 ही रिक्वेस्ट हिज एम्प्लॉयर टू पे सैलरी अप्रैल एंड मई, यानी कि एडवांस सैलरी जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था ये ले लिया तो ये भी टैक्सेबल होगा। कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब मैं अपने तरफ से क्वेश्चन आप में पूछता हूँ अगले साल, जैसे इस साल बेसिक सैलरी 20 इंटू 12 आ गई, अगले साल कुछ चेंज नहीं है, तो अगले साल कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? वो होगी 10 महीने की सैलरी, क्योंकि 2 महीने की सैलरी प्रीवियस ईयर 1920 में एडवांस के आधार पर टैक्सेबल हो गई है। तो अगले साल 10 महीने की सैलरी ही टैक्सेबल होगी, पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिशियन 61, ये लोन का केस है। जे इज एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गेटिंग सैलरी 15,000 पर मंथ। ऑन 1 मार्च 20 ही टुक ए लोन ऑफ 5 लाख फॉर परचेज ऑफ द कार। एम्प्लॉयर विल डिडक्ट 3,000 पर मंथ आउट ऑफ इट सैलरी टू रिकवर द लोन। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ जे फॉर असेसमेंट 2021। तो 15 इंटू 12 ये पूरे टैक्सेबल होंगे। कार लोन अगेंस्ट सैलरी लिया तो लोन टैक्सेबल नहीं होता। अभी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अगर आपको सस्ते रेट पर दिया गया लोन वो टैक्सेबल होगा, तो उस चीज़ का तो जिक्र नहीं है, लेकिन खाली लोन आपको दिया वो टैक्सेबल नहीं हो सकता। तो यही आपकी सैलरी आ जाएगी। जबकि एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी 3,000 रुपये घट के लेस होकर मिलेगी, लेकिन पूरी सैलरी टैक्सेबल है क्योंकि हमने लोन को टैक्सेबल नहीं कर रखा। अब बात आती है एरियर ऑफ सैलरी। ये भी मैं बता चुका हूँ, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त बताया था एरियर ऑफ रेंट। जब विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो वो उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल ये रिसीव होगा। पूरे सैलरी में 2 चीज़ें ऐसी थी जो रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होती थी, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल हैं। एक तो बोनस ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होता, जब रिसीव हो जाएगा तब, और एरियर और सैलरी भी जब रिसीव हो जाएगी तब, और एक एडवांस सैलरी है तो वो है। तो इलेक्शन 62 देख लीजिएगा सीधे।
J is working in ABC Limited, getting salary income of 20,000 per month. On 1st April 2019, company increases his income 20,000 per month to 22,000. यानी कि 1 अप्रैल 19 से इंक्रीज हुई और इफेक्ट आया इसका 1 जनवरी 19 से। तो आपका प्रीवियस है 1920 है, इस पूरे साल आपको 22,000 इंटू 12 ही मिलेंगे। लेकिन जनवरी 19, फरवरी 19 और मार्च 19, ये जो 2000 पर मंथ हैं ये भी तो आपको 1920 प्रीवियस ईयर में ही मिलेंगे। तो ये आपकी बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो गई और ये एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो गई। तो इस तरह से ये टैक्सेबल आ जाएगा, ये आपको दे रखा है। इलस्ट्रेशन 63 भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो इसे दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट है टैक्स रिलीफ इन केस ऑफ एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। इसे अभी 5 मिनट बाद देखते हैं, हम ये देख लेते हैं कोई और कॉन्सेप्ट तो नहीं रह रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम सेक्शन 9, ये मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस करते वक्त करा दिया था आपको कॉन्सेप्ट कि सैलरी वहाँ एक्रू एंड राइज मानी जाती है जहाँ पर आप सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं। अगर सर्विसेज रेंडर इंडिया में करते हैं तो एक्रू एंड राइज इंडिया की मानी जाएगी, और अगर सर्विसेज आप बाहर रेंडर करते हैं तो बाहर एक्रू एंड राइज मानी जाएगी। तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एक है फोरगोइंग ऑफ सैलरी और एक है सरेंडर ऑफ सैलरी। देखिए दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन आपको जो अंतर करना है वो किस आधार पर करना है वो मैं बता देता हूं जब न्यूमेरिकल आएगा। दोनों ही केसेस में आप अपनी सैलरी का त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, ठीक है, उसमें जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर केयर रिलीफ फंड में अपना छोड़ रहे हैं कि एक दिन की सैलरी हमने छोड़ दी। वो सरेंडर ऑफ सैलरी है, टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मोटिवेट हों लोग बाग इस तरह की सैलरी को छोड़ने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। फोरगोइंग ऑफ सैलरी भी यही होता है, लेकिन केवल अंतर करना है, गवर्नमेंट के फेवर में छोड़ी तो सरेंडर मान के एग्जाम करना है, लेकिन अगर अदर देन गवर्नमेंट छोड़ी तो उसे फोरगोइंग ऑफ सैलरी कहते हैं, तो वो पूरी टैक्सेबल होगी। सपोज करिए मेरी मासिक तनख्वाह जो है 50,000 है और मैंने कहा 5,000 रुपये मैं छोड़ता हूँ, 2-3 दिन की सैलरी मैं छोड़ देता हूँ किसी और पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट के रिलीफ फंड में नहीं छोड़ी मैंने, ठीक है ना, और किसी पर्पज़ के लिए छोड़ दी, तो वो पूरे 50,000 टैक्सेबल होंगे, 5,000 रुपये डिडक्शन नहीं होगा। तो जो अदर देन गवर्नमेंट के लिए छोड़ते हो वो फॉरगोइंग है, वो टैक्सेबल होती है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। और जो गवर्नमेंट के पर्पज़ के लिए छोड़ते हो तो वो सरेंडर माना जाता है, वो एग्जेम्प्टेड है। सैलरी फ्रॉम मोर देन एम्प्लॉयर, वन एम्प्लॉय, आप कितनी भी जगह नौकरी कर लें, सारी की सारी अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सारी की सारी तनख्वाह सैलरी के अंदर ही आएगी, चाहे एक एम्प्लॉयर की चाहे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर की। फिर एग्जेम्पशन टू फॉरेन नेशनल, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसकी कोई वैसे ज़रूरत है नहीं, मतलब कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो पेपर में आएगा, डायरेक्ट रटने वाली बात है कि किस किस की एग्जेम्प्टेड है, किस किस की टैक्सेबल है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जो अभी टॉपिक हम छोड़ के आ रहे थे, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), ये आपको थ्योरी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा आपके सामने कॉन्सेप्ट रखता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, उसी को बस थ्योरी का रूप दे दिया गया। ऐसा होता है जैसे एरियर ऑफ सैलरी है या एडवांस सैलरी है, तो एरियर ऑफ सैलरी पुराने 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की मिलेगी। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें तो 3 महीने की ही थी, वो अलग चीज़ हो गई। 4 साल की भी हो सकती है जब लंबे लंबे केस चलते हैं। एडवांस सैलरी भी जो हम क्वेश्चन में करते हैं 1-2 महीने की होती है, लेकिन अगले 2 साल की भी आप उठा सकते हैं। आप ये समझिए, इनकम टैक्स के क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे कि इनकम टैक्स के पर्पज के लिए जैसे 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्टेड है, आपको 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए करके 10 साल इनकम हुई, तो टोटल कितनी इनकम होगी आपकी? 25 लाख। सिंपल सी बात है। और एक आदमी को 25 लाख एक ही साल इनकम हुई, उसके बाद 9 साल वो खाली रहा, कोई इनकम नहीं हुई, तो दोनों केसेस में इनकम तो बराबर है।
लेकिन आप सोच के बताइए टैक्स किसे देना पड़ेगा, किसे नहीं देना पड़ेगा। सर जिसकी 25 लाख रुपए एक ही बार में इनकम हो गई उसे तो बहुत अच्छा टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गए, अगले 2.5 लाख पे 5% हो गए। 5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में जो इनकम बैठेगी 5 लाख, उस पर 20% हो गया। और 10 लाख से 25 लाख रुपए के ऊपर जो बैठेगी इनकम, उस पर तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, क्योंकि हर साल 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड है, तो उसको कुछ नहीं टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है कि अगर आपको इकट्ठी इनकम मिलती है तो जिस साल मिलेगी उस साल कुछ एक्स्ट्रा टैक्स बैठेगा, चाहे वो साल की इनकम हो या ना हो। अब एरिया ऑफ सैलरी में क्या हो रहा है कि अगर पिछले 5 साल पुरानी आपको इनकम बढ़ के मिलती है तो मिल आ रही है, तो आज आपकी टोटल इनकम बढ़ा दी उसने, टैक्स ज्यादा बैठा। जबकि जिन जिन सालों की वो इनकम थी अगर उन्हीं सालों में जोड़ दिया जाता तो आपको टोटल टैक्स कम देना पड़ता। समझिएगा मेरी बात को। ऊपर तो बस इन्होंने स्टेप लिख रखे हैं, कहां तक याद करेंगे आप। आपको अगर मैं ये कहता हूं 1 जनवरी 2015 से एरर मिल रहा है 1920 में, तो पूरे 2015 का मिला, 2016, 17, 18 और 2019 का भी 3 महीने का मिला, यानी 4 साल 3 महीने का आपको एरियर मिला। अगर जिन सालों का ये एरियर था उन्हीं सालों में ये जोड़ दिया जाता तो इकट्ठा आपके ऊपर टैक्स बर्डन नहीं बैठता, क्योंकि जब आपकी इकट्ठी इनकम आती है तो टैक्स ज्यादा बैठता है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है, देखिए रूल तो यही है कि एरियर और सैलरी उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल ये मिलेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम भी जायज है तो आपको रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करके देते हैं कि वास्तव में आपको इस गलत नियम की वजह से कितना एक्स्ट्रा टैक्स बैठता है, तो हम उसे टैक्स में से माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जिस साल की इनकम आज मिली, एरियर है, किसी साल की इनकम रही होगी, हो सकता है 2015 में आपकी 3 लाख रुपए की इनकम थी और उस साल का एरियर था 1 लाख रुपए। तो अगर उसी साल ये एरियर मिल जाता तो 3 लाख की जगह 4 लाख आपकी इनकम होती। इस साल की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है, बिना 1 लाख रुपए का एरियर जोड़े हुए। लेकिन क्योंकि इस साल मिला तो आपकी इनकम 8 लाख की जगह 9 लाख रुपए हो गई। आपने 2015 में, अभी मैं वर्बली समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में आएंगे तो पता लग जाएगा, 2015 में 3 लाख रुपए को ऊपर टैक्स दिया होगा। जो भी निकला होगा उस साल के जो भी इनकम टैक्स के रेट होंगे वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, पुराने रेट होंगे। लेकिन अगर ये एरियर उसी साल जुड़ जाता तो 4 लाख पे टैक्स देते, कुछ तो एक्स्ट्रा टैक्स तब भी देते ना आप। तो एक तो जिन साल का एरियर है 2 बार टैक्स निकालिए। एक तो उस साल की वास्तव में जो कंप्यूटेड इनकम थी, मेरे एग्जाम्पल में 3 लाख, उस पर टैक्स निकालिए। अरे 1 लाख रुपए जोड़ के टैक्स निकालिए तो आपको पता लग जाए कितना टैक्स तो मुझे ज्यादा देना पड़ता ही। अब इस साल भी 2 बार टैक्स निकालिए, एक तो 8 लाख पे टैक्स निकालिए और एक 9 लाख पे निकालिए। अब देखिए टैक्स का डिफरेंस कितना है। अब क्योंकि इस साल इनकम जुड़ रही है तो इस साल का टैक्स का डिफरेंस ज्यादा बैठेगा उस साल के मुकाबले, 2015 के मुकाबले। तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ रहा है वो आपको माइनस कर दिया जाएगा रिलीफ में से। अभी भी काफी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया होगा, आप अब न्यूमेरिकल पर आइएगा, उससे पता लगेगा जब एग्जैक्टली फिगर्स आपके सामने होंगी। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऑल्दो रिलीफ अंडर एक्शन 89(1) इज नॉट इन आवर कोर्स, मतलब सीए इंटरमीडिएट में कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस है, ये बार बार पूछते हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारे कोर्स में है। अशोक कुमार, an employee of a PSU, furnishes the following particulars for the year ending 31st March 20. टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल की जो टैक्सेबल इनकम है 5,25,000 है। टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रीवियस 16-17, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी दे दी। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि सॉरी एरियर है, एरियर है कि उस साल की है लेकिन रिसीव इस साल हुई है। और एसेट इनकम ऑफ द प्रीवियस 16-17 4,40,000। 16-17 की जो एसेट इनकम है 440 है। अब 16-17 के तो आपको टैक्स रेट पता नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, आपको दिए जाएंगे।
हम क्या करेंगे, 2 बार टैक्स निकालेंगे पुराने साल का, एक बार 4,40,000 पर और एक बार 40,000 को जोड़कर, यानी कि 4,80,000 रुपये पर 2 बार टैक्स निकालेंगे। 4,40 पर तो आपने टैक्स दिया ही होगा उस साल, लेकिन अगर ये इनकम 40,000 उस साल मिल जाती तो आपको टैक्स कुछ तो फालतू देना पड़ता ना, वो तो देना ही चाहिए आपको। लेकिन इस साल की इनकम है 5,25 और ये मिला 40,000 इस साल, इस बार मिला आपको, तो इस बार आपको टैक्स फालतू देना पड़ रहा है। देखिएगा, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन रिसीट बेसिस 2021 में आपको 5,25,000 रुपये है, ठीक है, 5,25,000 रुपये। एरियर ऑफ सैलरी आपका 40,000 रुपये है, तो टोटल इनकम बैठी आपकी 5,65,000 रुपये। जो रूल है कि एरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होती है जिस साल आप रिसीव करते हैं, तो मेन रूल तो यही है आपका, मेन रूल तो यही है कि ऐसे ही टैक्स निकालना है। लेकिन इस रूल में कुछ खामियां हैं, उसकी वजह से रिलीफ मिल रहा है कि सही 40,000 रुपये इस साल क्यों जोड़ रहे हो। 40,000 रुपये तो 17-18 की इनकम थी, उस साल देखना था आपको, उस साल में बच जाता, कम टैक्स देना पड़ता मुझे। तो गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल सही बात है, अगर उस साल जुड़ता तो कम टैक्स देना पड़ता, लेकिन रूल तो यही है। हमसे रिलीफ ले लेना, आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके लाओ। कैसे कैलकुलेशन होगी, 5,25 और 40 जोड़ोगे 5,65, इस 5,65 पर तो आप आज का टैक्स निकाल ही सकते हो, जो इस बार आज का रूल है। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये जोड़ दोगे, ठीक है ना, 4%, ये तो अलग से यहाँ पे जुड़ेगा ही नहीं, ये पुराने समय था तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन के लिए लिख रखा है, यहाँ तो इकट्ठा 4% है, तो आपका 26,520 टैक्स बैठ रहा है। क्लियर है। लेकिन अगर आप ये 40,000 आज नहीं जोड़ते, मतलब ये तो पुरानी इनकम है, ये तो रूल है कि इस साल जोड़ना है, तो आपकी इस साल की इनकम तो केवल 5,25 ही हुई, तो 5,25 पर टैक्स कितना निकलता है ये भी आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 18,200। यानी कि जो इंक्रीज इन टैक्स है आज की तारीख में, वह अगर एरिया जुड़ रहा है तो 26,520 माइनस, अगर एरिया नहीं जुड़ता तो 18,200, तो ये जो है डिफरेंस आ गया कि आपको इतना टैक्स फालतू देना पड़ रहा है क्योंकि 40,000 रुपये इस साल जुड़ गए। चलिए, अगर नहीं भी जुड़ते इस साल तो कभी ना कभी तो कई इनकम तो थी, पुराने साल की इनकम थी। 17-18 में हमारी जो इनकम है वो 440 थी, तो 440 पर टैक्स निकाल दिया, 19,570 आया। लेकिन अगर ये 40,000 उस साल जुड़ते तो 480 इनकम होती, तो 480 पर टैक्स आया 23,690, तो आपको 23,690 तो देने पड़ते, लेकिन आपने दिए होंगे 19,570, तो कुछ टैक्स तो आपको तब भी फालतू देना पड़ता। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, ये 26,520 में से 28,200 घटाओगे तो ये जो डिफरेंस है ज्यादा बैठेगा, यानी कि ये 40,000 रुपये आज जुड़ रहे हैं तो इसका नुकसान मुझे ज्यादा है। लेकिन अगर ये उस साल जुड़ते तो नुकसान तो साल भी होता, जब इनकम है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन उस साल कम डिफरेंस आता। तो इसके डिफरेंस में से ये जो डिफरेंस आया है ये ज्यादा आया है, ये डिफरेंस कम आएगा, तो इसके डिफरेंस में से इसका डिफरेंस माइनस कर दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ रहा है वो रिलीफ के रूप में आपको माइनस कर दिया जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी में से। ये कॉन्सेप्ट है रिलीफ का। जब भी एरियर ऑफ सैलरी मिलती है या एडवांस सैलरी मिलती है तब ये कॉन्सेप्ट आता है। थ्योरेटिकल बात अगर हम करें, क्वेश्चन आपके सामने जिस तरह से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2021 की भी 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार एरियर को जोड़कर, एक बार बिना एरियर को जोड़े हुए। इन दोनों के टैक्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जिस साल का एरियर है उस साल भी 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार बिना एरियर को जोड़े हुए, एक बार एरियर को जोड़ के, तो इसका भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज का डिफरेंस उस समय के डिफरेंस से ज्यादा है। तो जितना एक्स्ट्रा डिफरेंस है वो आपका माइनस कर दिया जाएगा आज की टैक्स लायबिलिटी में से। इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट एरियर रिलीफ अंडर एक्शन 89(1). तो ये आपको नीचे दिखला रखा है। क्लियर है। अब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका। अब आप सारे न्यूमेरिकल इसके कर लीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। एक आध क्वेश्चन में अगर एक आध पॉइंट में प्रॉब्लम आई तो आई,
तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। तो जब सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ जाएंगी तो जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। इंडिविजुअल प्रॉब्लम होंगी आपको व्हाट्सएप से या फ़ोन कॉल से बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक आध बच्चे के ये भी क्वेश्चन थे, वैसे पूछने नहीं चाहिए थे स्टेज पर, आपको खुद ही मालूम है उसका जवाब, कि सर अगर हमारा आंसर नहीं मिला। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चों के आंसर मिल जाएं। अब सैलरी का चैप्टर है, 10 प्रोविजन, एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10-15 प्रोविजन आएंगे, 10-15 कॉन्सेप्ट आएंगे, क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है। एक भी अगर आप भूल गए, एक भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आंसर तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन गलत है आपका, क्योंकि जितना आप करके आएंगे उतना स्टेप मार्किंग के हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। फुल आंसर बहुत कम बच्चों का मिलता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हर बच्चा कुछ ना कुछ कर ही देता है, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है कि एक एक प्रोविजन आपको याद रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होगी कि किसकी मेमोरी पावर कितनी है। जिसकी मेमोरी पावर तेज होगी, इनकम टैक्स पढ़ते वक्त या सीए करते वक्त बहुत ज़्यादा हमें माइंडेड बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, केवल मेहनती बच्चे चाहिए होते हैं, और जिनकी कंसंट्रेशन पावर लाजवाब है और जिनकी मेमोरी पावर लाजवाब है। आप माइंडेड कितने भी हैं, कितना भी अच्छा सोच पाते हैं, कितना भी अच्छा क्रिएटिव हैं, लेकिन अगर आप भूलते जल्दी हैं तो थोड़ा इस कोर्स में मुश्किल आएगी, क्योंकि इसमें मेमोरी ही टेस्ट होने वाली है आपकी। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी पूरी सैलरी चैप्टर के यहाँ कर लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे डीम्ड डिविडेंड का चैप्टर। वो 1 क्लास या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक चैप्टर बचेगा आपका एग्रीकल्चरल इनकम, वो भी 2-3 क्लासेज में, छोटी छोटी क्लासेज होंगी, ज़्यादा बड़ी क्लासेज नहीं बना रहा हूँ मैं, टॉपिक वाइज ही क्लासेज बना रहा हूँ। तो वो भी 2-3 क्लासेज में आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से 4-5 क्लासेज का रह गया है हमारा, जो मैंने पार्ट 1 आपको असाइनमेंट दे रखा है, ठीक है। तो इसे आप निपटा लीजिए और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।